नाज़रीन आदाब, खास बात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। मगरबी बंगाल के गवर्नर केसरीनाथ त्रिपाठी ने यकसा सिविल कोड के निफाज पर दिया जोर। कहा, मुल्क की अक्सरियत चाहती है यकसा कानून। साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट मिलने से बुलंद हो रही हैं आवाजें। साध्वी और पुरोहित को बचाने की कोशिश के लग रहे हैं इल्जाम। मध्य प्रदेश हुकूमत की लापरवाही से भोपाल की तारीखी इमारतों का वजूद खतरे में। गौहर महल के वजूद पर भी खतरात के बादल। तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूलों में दाखिलों की कल आखिरी तारीख। 17,000 अक़लियती तलबा को मिल सकते हैं दाखिले। और आइए पहले बात करेंगे मालेगांव बम धमाकों की। मालेगांव 2008 बम धमाका मामले में एनआईए ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत 6 मुलजमीन को क्लीन चिट दे दी है, जबकि पुरोहित समेत तमाम मुलजमीन पर से मकोका हटा दिया है। एनआईए के इस इंकशाफ के बाद मालेगांव की आवाम में नाराजगी पाई जा रही है, जबकि इस धमाके के मुतासरीन ने असल मुलजमीन को जल्द अज जल्द सजा देने का मुतालबा किया है। ये अगर बेकसूर है तो असली मुजरिम कौन है, उनको गिरफ्तार करो, या तो फिर वो ये मुजरिम है तो इनको करे क्यों छोड़ रहे हैं। फरीन शेख लियाकत यहाँ टिकिया लेने आई थी। टिकिया लेने के टाइम पे धमाका हुआ, उसमें बच्ची शहीद हो गई। और जो हुकूमत इन लोग को छोड़ना चाहती है ये गलत है, उनको सजा मिलनी चाहिए। गुनहगार एनआईए के जरिए मालेगांव बम धमाके के कलीदी मुलजमीन साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित को क्लीन चिट दिए जाने पर तंजीम इफ्वा की जनरल सेक्रेटरी और मारूफ समाजी कारकुन ताहिरा हसन ने आदम इत्मीनान का इजहार किया है। ताहिरा मानती हैं कि जिस अंदाज से एक मनसूबाबंद साजिश के तहत मुलजमीन को बरी करने के रास्ते हमवार किए जा रहे हैं, वो जमहूरियत के लिए अच्छा इशारा नहीं है। कहना है कि अगर इस तरह से हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, इससे पहले उन्होंने 2006 के कुछ आतंकी हमलों में मुस्लिम्स को भी क्लीन चिट दी, अब 2008 में इधर उन्हें मालेगांव में दे दी। मेरा मानना है कि अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अगर स्वतंत्र तरीके से काम नहीं करती है तो हम ये हमारे लोकतंत्र को अंडरमाइन कर रही है। क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ कि लोकतंत्र को सिर्फ वोट देने तक सीमित नहीं है, ये कागज में लिखी इबारत नहीं है जो जेब में रख ली जाए। कोई भी इंस्टीट्यूशन तभी लोकतांत्रिक कहा जाएगा जब वो आम आदमी के हित में काम करे और सही तरीके से काम करे। अगर वो सही तरीके से काम नहीं करता है तो वो डेमोक्रेटिकल नहीं कहा जा सकता। मुझे लगता है कि इसे स्वतंत्र होना चाहिए। ये यू टर्न क्यों हुआ, इस पर बात होना चाहिए। यकसा सिविल कोड का जिन एक बार फिर बाहर लाया जा रहा है। मुल्क में यकसा सिविल कोड के निफाज को लेकर मगरबी बंगाल के गवर्नर केसरीनाथ त्रिपाठी ने मुतनाज़ा बयान दिया है। केसरीनाथ त्रिपाठी ने अपनी किताब समय समय पर की रस्म इजरा के मौके पर इलाहाबाद नेशनल म्यूजियम में मुनक्किद होने वाले जलसे में शिरकत की। बाद में मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि मुल्क की अक्सरियत का ये मुतालबा है कि मुल्क में यकसा सिविल कोड का निफाज किया जाए। केसरीनाथ त्रिपाठी ने कहा कि मरकजी हुकूमत को यकसा सिविल कोड के निफाज के बारे में अब संजीदगी से गौर करना चाहिए। भाषणों का वक्तव्य देश के बहुत बड़े वर्ग के द्वारा इस बात की मांग की जा रही है कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, और इस पर गवर्नमेंट को गंभीरता पूर्वक विचार करके सबसे संपर्क करके सबके साथ बैठक करके एक निर्णय ले लेना चाहिए। इधर या उधर जो भी निर्णय होना हो जाए। कोई विवाद की बात नहीं है। गोवा में है कॉमन सिविल कोड, गोवा में तो कोई विवाद नहीं, उसी को मॉडल मान लें। तो स्मरण होगा जिस समय हिंदू कोड बिल की बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, उस समय उसका विरोध हुआ था। लेकिन हिंदू उदारवादी भी है, वो संशोधनों को और अपने कानून में तरमीम को स्वीकार भी कर लेता है। तो नेहरू जी को भी उसमें संशोधन करना पड़ा और हिंदू समाज को भी अपनी मांग में संशोधन करना पड़ा, और उसके बाद तमाम उसमें आए, हिंदू मैरिज एक्ट आया, हिंदू सक्सेशन एक्ट आया, हिंदू एडॉप्शन एक्ट आया, सब आया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू किए जाने वाले 71 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूलों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख के लिए अब सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है, यानी 15 मई आखिरी तारीख है।
माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूलों में 5वीं, 6ठी और 7वीं जमात में 17,000 अक़लियती तलबा को दाखिला देने का निशाना मुकर्रर किया गया है। रियासती हुकूमत अक़लियती अक़ामती स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले हर बच्चे पर सालाना 80,000 रुपये खर्च करने का मंसूबा रखती है। मध्य प्रदेश हुकूमत की अदम तवज्जुही के सबब भोपाल की तारीखी इमारतों का वजूद खतरे में दिखाई दे रहा है। भोपाल की पहली मुस्लिम नवाब खातून नवाब कुद्सिया बेगम उर्फ गौहर महल का तामीर करदा गौहर महल के वजूद पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। पेश है खास रिपोर्ट। भोपाल को नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है। रियासत भोपाल पर 9 मर्द और 4 ख्वातीन ने हुकूमत की, लेकिन जहां तक भोपाल के सुनहरी दौर का सवाल है तो उसे बेगमात के दौर से ताबीर किया जाता है। भोपाल की पहली मुस्लिम खातून नवाब कुद्सिया बेगम है। कुद्सिया बेगम को गौहर महल के नाम से भी तारीख के औराक में याद किया जाता है। नवाब कुद्सिया बेगम ने अपने अहद हुकूमत में भोपाल के बड़े तालाब के किनारे गौहर महल के नाम से महल को तामीर किया था। कहने को यह महल आज भी मौजूद है, लेकिन ये महल भोपाल के नवाबैन के वारिसों के पास नहीं है, बल्कि ये महकमा आसार कदीमा की तहवील में है। और मध्य प्रदेश महकमा सियाहत इस महल में साल में कई बार मेले का इनेकाद भी करता है, लेकिन इसकी तवज्जो इस महल को नई जिंदगी देने में कम बल्कि मेले के इनेकाद और इससे मिलने वाले पैसे पर ज्यादा रहती है। गौहर महल को नई जिंदगी देने और इसके मेंटेनेंस को लेकर भोपाल में मुस्लिम तंजीमों ने कई बार तहरीक भी चलाई, लेकिन हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। क्या कहते हैं मुस्लिम समाजी कारकुनान, आप खुद सुनिए। पैसा कमाना चाहते हैं गौहर महल के नाम पे, पर गौहर महल का भला नहीं करना चाहते। जब तक उसका गौहर महल से पैसा आ रहा है, जब तक तो जो थोड़ी बहुत पुताई कर देते हैं वो भी ठीक है। जिस दिन पैसा मिलना बंद हो जाएगा तो पुताई होना भी बंद हो जाएगी, और जिस तरीके से वो पहले अंधेरों में गुम था वैसे दोबारा अंधेरों में गुम हो जाएगा। सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं इस्लामिक जो भी सिंबल हैं उनके थ्रू। आप तारीख नहीं बदल सकते, आप कैसे कर सकते हो? नाम बदल सकते हो, तारीख थोड़ी बदल सकते हो किसी भी चीज़ की। लेकिन इकबाल मैदान जैसी ऐतिहासिक जगह, सदर मंजिल का वो गलियारा, जो आप अगर 1952 के पहले के फ़ोटोग्राफ्स देखेंगे जिन लोगों ने संग्रहित करके रखे हुए हैं, उन फोटोग्राफ्स में भोपाल एक खुशनुमा और एक पहचान वाला शहर लगता था। लेकिन ये सरकार का सैफरन एजेंडा इसके पीछे काम कर रहा है। वो इस प्रदेश के अल्पसंख्यकों की जो स्थिति है, उनकी जो पहचान है, उससे उसको ख़त्म करना चाहते हैं। भोपाल में पहली तारीखी इमारत रियासत भोपाल के बानी दोस्त मोहम्मद खान ने तामीर की थी। इसके बाद रियासत में जितने भी नवाब हुए, सब ने किसी न किसी इमारत को अपनी निशानी के तौर पर जरूर छोड़ा। भोपाल में मुस्लिम नवाबों की तामीर करदा इमारतें तो बहुत हैं, लेकिन कोई ऐसी इमारत नहीं है जिसकी जानिब हुकूमत ने मोहब्बत की नज़र से देखा हो और इसके रखरखाव के लिए बजट मुख्तस करके कोई अहम कारनामा अंजाम दिया हो। भोपाल की पहली मुस्लिम नवाब खातून नवाब कुद्सिया बेगम गौहर महल ने 1819 से 1837 तक तकरीबन 18 साल हुकूमत की। अपने अहदे हुकूमत ने उन्होंने जहां बहुत से फलाही काम अंजाम दिए, वहीं उन्होंने गौहर महल की शक्ल में फन तामीर का बेहतरीन नमूना भी पेश किया। भोपाल की तारीखी इमारतों के रखरखाव के लिए हुकूमत क्या काम कर रही है, इसके बारे में वजीर मौसूफ कुछ इस अंदाज में जवाब देते हैं। आपके माध्यम से मैं आम जनता को यही कहना चाहूँगा कि हमारी जो भी धरोहर है उसको सुरक्षित रखने का काम हमें करना है, और स्वाभाविक रूप से हमारा विभाग भी लगातार ये प्रयास कर रहा है कि जितनी भी हमारी हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ हैं उसका संरक्षण, उसकी सुरक्षा, इसकी जवाबदारी हमारी है। और स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं जनता में ये संदेश भी है कि हमें हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ को सुरक्षित रखना। मध्य प्रदेश हुकूमत जो दावा कर रही है उसकी सच्चाई तो आपके सामने है। अगर अब भी हुकूमत ने इस जानिब अपनी संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया तो भोपाल में नवाबेन की वारिसीन को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़।
खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जमात इस्लामी हिंद की जानिब से फिलिस्तीन की आज़ादी और वहाँ के मजलूमीन के हक में मुल्क गिर सतह पर दस्तखती मुहिम का अहतमाम किया जा रहा है। इस सिलसिले में जमात इस्लामी हिंद नांदेड़ की जानिब से शहर की मुख्तलिफ मस्जिदों के सामने दस्तखती मुहिम का अहतमाम किया गया। जमात के जिम्मेदारान का कहना है कि वो इस मुहिम के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा को मसले फ़लस्तीन की तरफ मुतवज्जह करना चाहते हैं और वहाँ हो रहे जुल्म सितम को ख़त्म करने के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर इसराइल पर दबाव बनाने की मांग की गई। जयपुर में राजस्थान मदरसा बोर्ड के साबिक़ चेयरमैन की क़यादत में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। उलमा, काजी और दानिशवरों ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। यहाँ इस बात पर गौर किया गया कि जल्द से जल्द पीस मिशन तश्कील दिया जाए। इसका मकसद मुसलमानों को इंतशार फैलाने वालों से बाखबर रखा जाए और आपसी इत्तेहाद को बढ़ाया जाए। कर्नाटक के हुबली और बेलगाम से दहशतगर्दी के मुख्तलिफ इल्जामात के तहत गिरफ्तार किए गए नौजवानों के मुकदमात की जमीयत उलमा हिंद पैरवी कर रही है और इसके नतीजे में अब तक कई नौजवानों के मुकदमात में कामयाबी मिली है। जमीयत उलमा हिंद जिला धारवाड़ और हुबली के सदर मौलाना अहमद सिराज उमरी कासमी ने कहा कि मुल्क के मौजूदा हालात में मुसलमानों को अमली शक्ल में दावत पेश करने की ज़रूरत है। इन्होंने मजीद कहा कि मौजूदा निसाब तालीम को ऐसे मवाद से पाक करना ज़रूरी है जिससे नस्लों को ख़राब किया जा रहा है। जामिया मिल्लत इस्लामिया का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अब नवाब मंसूर अली खान पटौड़ी और पवेलियन वीरेंद्र सहवाग के नाम से मौसूम किया गया है। नवाब पटौड़ी की अहलिया और मारूफ अदाकारा शर्मिला टैगोर ने कॉम्प्लेक्स और पवेलियन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इन्होंने जामिया का शुक्रिया अदा किया। साथ ही सहवाग ने कहा कि मेरे नाम से पवेलियन मौसूम करना मेरे लिए इंतहाई फिक्र की बात है। I'm very grateful to the Vice Chancellor, Professor Talat Ahmed ji, for instituting this great honor and naming the complex after my late husband. And it's really very wonderful. I'm very, very happy. मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है और बड़ा ऑनर है मेरे लिए कि जिस यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हूँ उस यूनिवर्सिटी का ग्राउंड का पवेलियन मेरे नाम से रखा गया है। मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है, बड़े ऑनर की बात है कि हम लोगों ने सोचा कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को हमारे पटौड़ी साहब के नाम से इसे नेम किया जाए और साथ में वीरेंद्र सहवाग जी जो हमारे अपने अलुमिनाई हैं और इन्होंने खुद जामिया के साथ साथ हिंदुस्तान का नाम इतना रोशन किया है। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। और आगे बढ़ेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना माली साल 2016 की चौथी तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा की जनवरी तक मार्च तिमाही में 3230 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। माली साल 2015 की चौथी तिमाही में बैंक ने 598 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज कराया था। बैंक के एनपीए में इजाफा हुआ है। बैंक के ग्रॉस एनपीए 4.1% से बढ़कर 9.9% रहे हैं। We just decided to take additional discretionary provisions. You may ask why we did it. There were a number of reasons. The first and foremost was we had always intended that extraordinary income would be used to strengthen the balance sheet. The Reserve Bank of India came with a set of rules which increased our capital adequacy ratio that gave us an opening to take additional provision. This is one of the items. The second is after we published the results, and many of the analysts told us that our provision coverage ratio is not adequate. We therefore decided to take it up. Instead of
taking by 2%, 1%, we just brought it to 60%. This brings us in line with some of the private sector bank in terms of coverage. These are not actual losses, these are in provisions that have been taken. We hope it doesn't turn out, we hope we don't have to use the provision coverage ratio. So that was a second reason why we did what we did. The third item was that there were items represented in the contingency in the balance sheet. We thought that it was probably a good time to take them and move on. So the provisions for pension probably is about 3 years of expense or 4 years of expense. We cleared it. On the tax issues also, we wanted to put this behind us. And so, there was a lot of work done with the tax authorities to reduce the contingency from some number of 1,500 to 400, and whatever is the residual amount have all been provided for. So as we step into the new year, we could say that our balance sheet is true and fair, and what needs to be done has been done. And we're not carrying forward any unprovided legacy kind of issues. और बात एक अजीम शख्सियत की, शायर, सहाफ़ी, सियासतदान और मुजाहिद आज़ादी, ये तमाम खूबियाँ जिस शख्सियत में एक साथ मौजूद थीं, वो नाम है सैयद फजलुल हसन उर्फ हसरत मोहानी। जी हाँ, हसरत मोहानी अपनी नज़रियाती इनफरादियत की वजह से पहचाने जाते हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से इनको कभी याद करने की जहमत नहीं की जाती। गुज़श्ता 13 मई को इनके यौम वफ़ात पर भी किसी तरह की कोई प्रोग्राम हुकूमतों की जानिब से नहीं किए गए। आप देखिए तफसीलात और हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। शोक को रुसवा न किया है न करेंगे, हमने कभी ऐसा न किया है न करेंगे। महफूज है ये राज तेरे लुत्फ़ो करम का, अग़यार में चर्चा न किया है न करेंगे। मौलाना सैयद फजलुल हसन यानी कि मौलाना हसरत मोहानी, इनकी पैदाइश तो उन्नाव के मोहान कस्बे में हुई, लेकिन बुनियादी तालीम फतेहपुर में शुरू हुई और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रुख किया। लेकिन इनकलाबी रवैये की वजह से उन्हें यहाँ से निकाल दिया गया, जिसके बाद 1904 में मौलाना कानपुर आ गए। अपने मकसद को हासिल करने के लिए इन्होंने इसी कानपुर का इंतखाब किया। 1920 के बाद मौलाना कानपुर में ही बस गए और नई सड़क कमाल खां के अहाते में रहने लगे। मजदूरों की आवाज बुलंद करने के लिए शहर में हुए कॉमरेड के पहले कॉन्फ्रेंस की सदारत मौलाना ने की। 1904 से लेकर और 1922 तक वो कांग्रेस के साथ रहे। तो एक तड़प जो थी, कांग्रेस से अलग हुए तो खिलाफत तहरीक में शामिल हुए, तो हर जगह एक ही तड़प उनको ले जाती थी कि ये मुल्क जो है वो आज़ाद हो अंग्रेज़ों से।